नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप सी के लिए जो अभी नोटिफिकेशन आया है, उनके लिए हमने इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में इंडिया जीके पूछी गई है, उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, जिनको आपने बहुत अच्छा प्रेम दिया है। तो उसी के आधार पर हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की शुरुआत की है। अगर 3 नंबर जो भी तीन प्रैक्टिस सेट हुए हैं, उनको आपने नहीं देखा है, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके और जीएस दोनों पार्ट को कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि तात्या टोपे ने डैश में 1857 के क्रांति का विद्रोह किया था। यानी तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन से शहर से किया था, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कानपुर से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बात करें तात्या टोपे की, तो यह नाना साहेब के कमांडर थे, यानी उनके मुख्य सेनापति थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नाना साहेब के मुख्य सेनापति कौन थे, तो वह तात्या टोपे हो जाएंगे, और उन्होंने ही 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कानपुर से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में उत्तरी सरकार क्या है। तो भारत में उत्तरी सरकार की बात करें तो यह क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी यह एक तटीय मैदान है जो कि उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यह एक तटीय मैदान का नाम है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या शामिल है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी शपथ और प्रतिज्ञान इसमें शामिल है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उपचारात्मक याचिका यानी करेक्टिव पेटिशन की अवधारणा पेश की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा उपचारात्मक याचिका है, जिसमें यानी कौन से मामले में पिटीशन की अवधारणा पेश की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा में सर्वोच्च न्यायालय ने पिटीशन जो कि उपचारात्मक याचिका के मामले में यह अवधारणा पेश की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगले प्रश्न में पूछा है कि 16 अक्टूबर 2024 को भारत में आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो उसके बारे में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश का एक संयोजन थी। यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कृषि एवं पशुपालन पर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी आधारित थी, कृषि और पशुपालन पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कृषि एवं पशुपालन पर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था आधारित थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आदर्श गैस के नियम का
सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर आदर्श गैस के नियम के बारे में पूछा है कि कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब, आयतन और ताप जो कि समीकरण पीवी बटा टी जो कि स्थिरांक के बराबर होता है, तो यह एकदम राइट हो जाता है, यानी पीवीटी अपॉन टी बराबर स्थिरांक होता है, जो कि इसका राइट नियम हो जाता है आदर्श गैस का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि डैश में सामाजिक आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। तो यानी इनमें से किस में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है संविधान में, तो उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य के नीति निर्देशक और प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जीक्यू राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है, तो उसके बारे में पूछा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी 5846 किलोमीटर, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलीचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी असम राज्य के द्वारा यह योजना बनाई गई है, जिसमें सिलचर और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ने की बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में डैश से संबंधित नौकरियां शामिल है। तो इनमें किस प्रकार की नौकरियां शामिल है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और गैर जो ग्रामीण कृषि रोजगार है उसमें बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योग शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योगों में रोजगार मिलना आवश्यक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राजनेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा केंद्रीय यानी भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है, जो कि उन्होंने जून 2024 में ली थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली गई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत में बिजली उत्पादन करने का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा करवाया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता है, इजी है, यानी पावर के द्वारा इसका कार्य करवाया जाता है, यानी बिजली विभाग के द्वारा ही बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात की गई है कि वह कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो वह अशोक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी। तो इनमें से कौन सी जो एक अतिवादियों की मांग नहीं थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी संवैधानिक सुधार, जो कि अतिवादियों की एक मांग नहीं थी। बाकी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना यह अतिवादियों की मांग थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, संवैधानिक सुधार उनकी मांग नहीं थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है
कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 2024 में वितरित किए गए थे, तो उनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे थे उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋषभ शेट्टी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में यह अवार्ड दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋषभ शेट्टी को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मई जून 2024 में अपने परिसर में आयोजित एक कार्यशाला में IIT धारवाड़ की एक टीम ने दुनिया के पहले डैश सहायता ड्रोन का अनावरण किया है। तो उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जो ड्रोन का अनावरण किया है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी उन्होंने जो ड्रोन का अनावरण किया है वो अग्नि बचाव यानी फायर रेस्क्यू के लिए इसका अनावरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अग्नि बचाव के लिए इसका अनावरण IIT धारवाड़ के द्वारा करवाया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि दिसंबर 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ावा के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA में तेजी ला रहे हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस समझौते पर सहमति हुई है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कृषि सप्लाई चेन और उभरते क्षेत्रों पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग का समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी यानी SFDA और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर यानी MFAL एजेंसी की स्थापना देश की संस्तुतियों पर की गई थी। तो पूछा है कि इनकी स्थापना किसकी अनुसूचियों पर की गई थी, यानी किसकी तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति के तहत इन दोनों समितियों का आयोजन करवाया गया था। इन दोनों एजेंसियों का स्थापना की गई थी जो कि अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25 वर्ष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो भारतीय डाकघर पर विधेयक पर जो पॉकेट वीटो था उस पर कौन से राष्ट्रपति ने यह जारी किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी जेल सिंह जो कि राष्ट्रपति थे उन्होंने भारतीय डाकघर पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले उन्होंने ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जेल सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 1857 के विद्रोह में छोटा नागपुर के सिंहभूम के किस आदिवासी किसान ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। तो इसमें पूछा है कि कोल आदिवासियों का नेतृत्व किस आदिवासी किसान ने किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी गोनू आदिवासी किसान के द्वारा कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया गया था। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, गोनू। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है ले सातेलिए के सिद्धांत के अनुसार साम्यवाद में जब किसी निकाय की सांद्रता, दाब या ताप में परिवर्तन किया जाता है तो निकाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पूछा है कि साम्यवाद तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साम्यावस्था में पुनः स्थापित करने के लिए निकाय उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 2024 में कौन सी कंपनी 5% प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंजों में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कर्ता कंपनी बन गई थी। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जो 5% प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कर्ता कंपनी बन गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी नीवा बुपा, जो कि 5% के प्रीमियम के साथ स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होकर भारत की पहली सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी बन गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नीवा बुमा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 9 अक्टूबर 2024 को आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में कितने सदस्यों ने रिपो दर को 6.5 पर बनाए रखने के लिए निर्णय का समर्थन किया था। यानी जो 2024 में जो रिपो रेट थी उसको 6.5 बनाने के लिए कितने सदस्यों ने सहमति दर्ज की थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 में से कुल 5 लोगों ने इस पर सहमति दायर की थी रिपो रेट को 6.5 ही रखा जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।